बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी यकीनन कश्मीर के हवाले से। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 को जब 370 को हटाया गया तो उसके बाद एक मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट पौने 2 साल तक मुकम्मल खामोशी रही और उसके बाद अभी दोबारा से कुछ पॉलिटिकल डायलॉग्स, बातचीत शुरू हुई इंडियन यानी दिल्ली हुकूमत और श्रीनगर जो कश्मीर के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके दरमियान। और उसकी एक बैठक हम तकरीबन एक हफ्ता पहले वो चीज हम देख चुके हैं, वो हो चुकी है। आगे क्या होने वाला है इसके ऊपर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन किया हुआ, यकीनन आप सबकी जानी पहचानी याना मीर साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया, जर्नलिस्ट फ्रॉम श्रीनगर एज वेल एज अ सोशल एक्टिविस्ट। और कश्मीर के हवाले से मेरे ख्याल में क्योंकि श्रीनगर में रहती है तो ज्यादा बेहतर जानती है चीजों को और ज्यादा करीब से देखती है चीजों को। अब इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हो, मैं उसमें वीडियोस वगैरह देख रहा होता हूँ, तो सारी चीजों को बहुत करीब से कवर करती है। थैंक यू वेरी मच याना फॉर ज्वाइनिंग द शो। Thank you, Fakar. Thank you for having me on your show. And Assalamu alaikum to all your viewers. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये ना, एक तो ये है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल चीजें आपने भी देखी, हमने भी देखी, 2 साल मुकम्मल तकरीबन खामोशी रही। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब बातचीत करनी है, उन लोगों को हमने लेके आना है, शेख फैमिली हो या फिर उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती या बाकी लोग हो, गालिबन गुलाम नबी ख्याल साहब और ये सारे लोग ये इकट्ठे हुए और दिल्ली में बातचीत हुई। क्या नजर आ रहा है आपको कि क्या इसका आउटकम क्या हो सकता है या इसका फायदा क्या हो सकता है? इन नियर फ्यूचर हम क्या तब्दीली देख सकते हैं कश्मीरियों की लाइफ में, और उसके साथ साथ जो है कश्मीर के कोई मतलब हमें तब्दीलियां नजर आ सकती हैं इसमें? See, इस मीटिंग का देर आर 2 आउटकम्स, एक पॉजिटिव भी हुआ है, एक नेगेटिव भी हुआ है। पॉजिटिव आउटकम तो डेफिनेटली ये है कि कश्मीरियों को अब ये यकीन हो गया है कि जो मरकज है, दे डू नॉट इंटेंड टू हैव अ गवर्नमेंट रूल हियर फॉर एवर। दे इंटेंड टू, उनका इंटेंशन है कि यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो जाए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, इनको अपनी खुद की गवर्नमेंट मिले, लोकल गवर्नमेंट। मगर जो नेगेटिव इसका जो हुआ है इम्पैक्ट, वो ये है कि कश्मीरीज आर क्वेश्चनिंग कि हमें नया कश्मीर प्रॉमिस करके आप फिर पुराना कश्मीर क्यों पकड़ के बैठे? पुराने कश्मीर को क्यों इनवाइट किया आपने मीटिंग में? जब आपने कहा था कि स्टेटहुड रिस्टोर होगा तब हम यूथ लीडर्स को चांस देंगे, मौका देंगे। यहाँ पे बहुत सारी अपकमिंग यूथ पार्टीज हैं, उनको आपने क्यों नहीं मौका दिया? उनको वो यहाँ पे जो डीडीसी लीडरान है, जो पिछले 1 साल से दे आर वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट की तरफ जिनका ध्यान है, जो अपने मतलब वो ग्रास रूट इलेक्टेड मेंबर्स हैं, डीडीसी काउंसिल के ग्रास रूट से इलेक्ट हुए हैं, उनको लोगों ने इलेक्ट किया है, चुना है, वो नुमाइंदे हैं लोगों के। उनको क्यों नहीं बुलाया आपने? इन पुरानी पार्टियों, नया कश्मीर का वादा करके इन पुरानी पार्टियों को क्यों बुलाया? पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था तो यूथ के लिए क्यों नहीं किया? ये सवाल है जो कश्मीरियों की माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा सवाल ये है कि इसका नेगेटिव एक और इम्पैक्ट हुआ है कि पाकिस्तान के तरफ से there has been a lot of there has been a lot of unrest from, आप एक तरफ सीज फायर की बात करते हो, फिर दूसरी तरफ आप इन भूले भुलाए हुए पॉलिटिशियंस को बुलाते हो पुराने कश्मीर के। अब ये बात तो सबको पता है, ऑल द नेशनलिस्ट ऑफ कश्मीरीज आर अवेयर कि वो महबूबा मुफ्ती हो या कोई भी, वो दे यूज्ड टू वर्क हैंड इन ग्लव विद हुर्रियत। एंड हुर्रियत, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इट्स अ पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हुर्रियत की यहाँ पे देयर इज, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, पहले मैं मानती हूँ, आई वाज नॉट लिविंग इन द वैली, आई वाज अब्रॉड एंड देयर वाज अ प्रेजेंस, हुर्रियत की प्रेजेंस यहाँ पे थी। अब जो है, जो हुर्रियत को फॉलो भी करते थे एक जमाने में, वो ये कहते हैं कि गिलानी साहब ने हमें धोखा दे दिया। तो हुर्रियत की यहाँ पे कोई जीरो प्रेजेंस है ऑन ग्राउंड, ठीक है ना? लेकिन दे हैव अ राइट टू से कि अगर आपने, दे हैव अ राइट टू टेल द मरकज ऑफ इंडिया कि अगर आपने पुराने कश्मीर को बुलाया है, हमें क्यों नहीं बुलाया? दे हैव अ राइट टू से दैट, क्योंकि पुराने कश्मीर में वो लोग भी इन्वॉल्व थे। वो मेरी नजरिए में उनका इन्वॉल्वमेंट वाज नेगेटिव, मगर इन्वॉल्वमेंट तो था। तो ऑब्वियसली वो तो ये सवाल पूछेंगे कि हमें क्यों नहीं बुलाया, जब पुराने कश्मीर को आपने बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया? तो ये जो अनरेस्ट है, ये अननेसेसरली फिर से ये फ्लेम हो गया है पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में, ये अनरेस्ट भी फ्लेम हो गया है। एंड हुर्रियत विच वाज ऑलवेज लुक्ड अपॉन एज अ चमचा ऑफ पाकिस्तान, वहां उनके जो पपेट्स हुआ करते थे एक जमाने में, उनके अंदर अनरेस्ट हो चुका है और उसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी टेरर अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियंस पे टेरर अटैक्स हो रहे हैं। उन सिविलियंस पे जिन्होंने हुर्रियत को सपोर्ट नहीं किया था, कभी सपोर्ट नहीं किया था, उन पे अभी गुस्सा निकाला जा रहा है।
वो अच्छा चाहे ठीक है। अच्छा याना आप कह रही हैं कि मतलब जिस तरह हुर्रियत है या और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ नो डाउट मैं कहूंगा ताल्लुकात होंगे, कंट्रोल तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि हो सकता है किसी हद तक इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का हो सकता है, लेकिन जब तक वहां के लोकल्स अगर आप हुर्रियत को सपोर्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, पाकिस्तान उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, किसी हद तक गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की जाए या किया हो, लेकिन जब तक लोकल्स उनके साथ खड़े ना हो, आप किसी और मुल्क से, मैं कहता हूं बलूचिस्तान में हम लोग नारा लगाते हैं कि जी हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन अगर जब तक वहां के लोकल्स उनके साथ ना हो तो वहां के लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जो वहां के सेपरेटिस्ट हो या जो भी मतलब लिबरेशन आर्मी के लोग हो, वो कुछ नहीं कर सकते जब तक वहां के लोकल उनको सपोर्ट ना करें। तो ऐसा नहीं है कि हुर्रियत की सपोर्ट वहां पे बिल्कुल खत्म हो गई है, जीरो हो गई है, या ये जो आप बता रहे हैं कि हुकूमत ने ये गलती कर ली कि उन सबको बुला लेते और दिल्ली में उनसे भी बातचीत कर लेते कि ये मतलब किससे ही खत्म हो जाता जो आप बात कर रही हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लोकल ओके। सपोर्ट भी कैसे है, जैसे कि अब मुझे कैसे, हाउ कैन आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि लोकल सपोर्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ओके। यहाँ से कई लोग जो एक जमाने में हुर्रियत को सपोर्ट करते थे, व्हेन दे हम्म। रियलाइज्ड कि हुर्रियत की यहाँ पे पावर खत्म हो रही है, बिकॉज मेजॉरिटी लोकल्स का सपोर्ट तो इंडिया के साथ है, दैट इज व्हाई दे जी। पार्टिसिपेट इन डीटीसी इलेक्शंस, दैट इज व्हाई दे गिव वोट। वो चाहे पीएचडी को वोट दे रहे, बीजेपी को दे रहे, अपनी पार्टी को दे रहे, बट दे तो रहे हैं, दैट्स बिकॉज दे सपोर्ट इंडियन ओके। डेमोक्रेसी। तो और लेकिन जिन्होंने एक जमाने में हुर्रियत को सपोर्ट किया था, दे हम्म। हैव मूव देयर बेस टू पाकिस्तान। जैसे आप ये हम टीवी पे मैंने किसी के साथ डिबेट किया, मुझे उसका नाम याद नहीं, बट ही क्लेम्स टू बी फ्रॉम हंडवारा, हिज एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग कश्मीरी इज आल्सो नॉर्थ कश्मीरी। सो उससे पता चलता है कि बहुत सारे जो है वो पाकिस्तान मूव हो चुके जी। हैं, जो एक टाइम पे हुर्रियत को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको यहाँ सपोर्ट नहीं है, दे मूव टू पाकिस्तान, ठीक। दे हैव बीन रिसाइडिंग इन पाकिस्तान फॉर इयर्स, दे हैव बिकम, वो बन गए हैं पाकिस्तानी सिटीजन। हम्म। अब 5-6 साल से ज्यादा कोई बंदा कहीं पे रहता है, वो दे आर नो मोर, जस्ट बिकॉज यू स्पीक कश्मीरी और यू बोर्न इन कश्मीर डजंट मीन दैट इफ यू आर नॉट लिविंग देयर, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यू आर नॉट अवेयर कि यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, आप कहीं और रह रहे हो, तो वहां बैठ के आप यहाँ की, तो दोज मोस्ट ऑफ द नुमाइंदा ऑफ हुर्रियत वो आज बैठे हैं पाकिस्तान में, विच इज व्हाई आई एम ओके। सेइंग कि और हो सकता है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है कि उनके जो यहाँ पे रिश्तेदार होंगे वो उनको सपोर्ट करते होंगे, तो जो आप कह रहे हो उनके पास सपोर्ट है लोकल्स का, वो उनके रिश्तेदार होंगे, बट ऑन द होल अगर ओके। उनको यहाँ सपोर्ट होता, दे उनको जरूरत ही नहीं होती टू मूव टू पाकिस्तान। और अगर पीएम मोदी ने ये पुराने खिलाड़ियों को नहीं बुलाया होता, तो आज हुर्रियत हमें ये क्वेश्चन नहीं करती कि हमें क्यों नहीं बुलाया। और ये जो अनरेस्ट है बिल्कुल। जिसकी वजह से यहाँ पे, बिल्कुल। मतलब मैं मानती हूँ कि जब भी यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, उसमें से एक फॉरेन मिलिटेंट मिलता है, टेररिस्ट बोलूंगी मैं, आई नॉट कॉल देम मिलिटेंट, क्योंकि वो मिलिट्री से नहीं लड़ रहे, वो नॉर्मल सिविलियंस को मार रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल सिविलियन को मारते हो तो टेररिस्ट ही हुआ। तो जो यहाँ पे टेरर अटैक्स कर रहे हैं, वो उनमें से अगर एक है पाकिस्तानी, तो 2 निकलते हैं लोकल। तो मैं मानती हूँ कि ये जो 2 जो लोकल निकलते हैं, ये में भी उनके होंगे कोई नुमाइंदे, या उनके होंगे, उनसे या तो पेरोल पे पैसे ले रहे होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे। अच्छा याना एक चीज है कि एक क्या जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसको हुर्रियत या इस तरह की और जो पार्टीज हैं, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक डर नहीं है, एक खौफ नहीं है अभी तक उनके दिल में कि यार पता नहीं किसी टाइम भी उठ सकते हैं। मैं उस सपोर्ट की बात नहीं करता कि वो बंदूक उठाने की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात कर रहा हूं। तो क्या एक खौफ नहीं है दिल्ली की जो सरकार है उनके दिल में कि यार ऐसा नहीं है कि ये दोबारा से मोबिलाइज करे लोगों को और कहें कि यार हम उठ खड़े होते हैं, ऐसा कोई हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जितने यहाँ टेरर अटैक्स हो रहे हैं, उतने अगर कुछ बचे कुचे भी लोग हैं जो हुर्रियत को सपोर्ट करते थे अपने दिल में, बोलते नहीं होंगे मगर उनका भी रिस्पेक्ट खत्म हो रहा है, बिकॉज दे नो कि ये सब कुछ वो लोग मांग रहे हैं जो आजादी मांग रहे हैं, और वो मांग किसकी है? हुर्रियत की। क्योंकि जब वो देखते हैं अपनी आंखों से कि किस तरह से कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है, आप यू विल बी शॉक टू नो, मैंने आज ही ग्रुप में भेजा था वो स्टोरी, आई डोंट नो इफ यू सॉ इट, जब परसों जब हरी परिगाम में, इट वाज नॉट अ वीडियो, इट वाज अ स्टोरी, उनकी फोटो है उसमें, हरी परिगाम में जब डीएसपी फयाज को मारा गया, ना दिस आई एम सॉरी, ही इज नॉट अ डीएसपी, ही इज एन एक्स एसपीओ, एक्स मतलब वो एक जमाने में पुलिस में हुआ, अभी तो वो एलिंग, वो ओल्ड है, ही वाज एलिंग, ही वाज मेडिकली अनफिट, उनके घर में घुस के जिस तरह से मारा है, ओके, उनकी बहू ने आके अपनी 18 महीने की बच्ची को टेररिस्ट के फीट में रख दिया कि प्लीज बख्श दो मेरी फैमिली, उस 18 महीने की बच्ची को उन्होंने पैर से किक किया, ओके, और इस तरह से मतलब 20-25 बुलेट स्प्रे कर दिए फैमिली के ऊपर,
इस तरह से मारा है। वो उनकी बच्ची मर गई, उनकी बीवी मर गई, वो खुद मर गए, और बहू और बेटी को मारा है उठा उठा के लातों से, 18 महीने की बच्ची को। तो ये सब देख के आपको कैसे लगता है कि कश्मीरियों का दिल होगा हुर्रियत के साथ या आजाद? वो तो डर जाएंगे कि आजादी अगर मिली भी तो क्या ये हुर्रियत वाले हमें सपोर्ट, ये हमें लीड करेंगे? दे विल बी आवर लीडर्स, जिन्होंने हमारा ऐसे कत्ले काम किया है। इससे तो लाख दर्जे बेटर है कि वी स्टे एज अ डेमोक्रेटिक नेशन विद इंडिया, अ पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, यह ना एक चीज और आई है, कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हिंदुस्तान के हवाले से बात की कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल बंद करे और बच्चों को किसी भी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस से मुंसलिक करने की कोशिश ना की जाए। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट सिर्फ हिंदुस्तान के हवाले से नहीं है, इस रिपोर्ट के अंदर कुछ पेजेस पाकिस्तान के हवाले से भी है। तो ये चीज, ये वाले मतलब इनको हम किस उस नजर से देखें, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन तो ना हिंदुस्तान का अकेला है, वो भी मेंबर है, हम भी मेंबर हैं, और कश्मीरी भी यकीनन ह्यूमन राइट्स की वो बात करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट जब हम देखते हैं तो इससे हम क्या रिजल्ट मतलब निकाले या क्या नतीजा अखज करें इससे? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बिकॉज जब ये सवाल पूछा जाता है ना मुझे किसी भी डिबेट पे जहां पाकिस्तानीज होते हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जस्ट आई एम ऑलवेज फायर्ड विद दिस थिंग कि तुम हिंदुस्तान को कैसे सपोर्ट करती हो जब इतना ये हो रहा है, ह्यूमन राइट्स हो रहे, यूनाइटेड नेशन से बोला, और बुली किया जाता है लिटरली। मतलब एक बोलने का मौका हर किसी को होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये आपने सवाल पूछ के बहुत सही किया। मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस की जो आपने बात की, दिस इज अ सही पॉइंट पकड़ा आपने। पाकिस्तान का मुझे पता नहीं है हाउ द यूनाइटेड नेशन इज फंक्शनिंग इन पाकिस्तान। मैं श्रीनगर का आपको बता देती हूँ, क्योंकि उनका यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस श्रीनगर में है। ठीक है, आई एम इन श्रीनगर। यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में 2010 के बाद किसी ने किसी एम्प्लॉय को जाते हुए देखा ही नहीं, ना वहां पे साफ सफाई कर्मचारी दिखते हैं, वहां पे ताला लगा हुआ है। 2010 में लास्ट रिपोर्ट यहाँ से गई थी, लास्ट रिपोर्ट गई थी 2010 में, बुरहान वानी के जमाने में। ठीक है, उस जमाने में यहाँ से रिपोर्ट गई थी यूनाइटेड नेशंस। वही रिपोर्ट पे डेट चेंज कर करके उसी रिपोर्ट पे ये लोग अपने बयान देते जा रहे हैं, वो चाहे इंडिया के खिलाफ हो या इंडिया के पक्ष में हो या जो भी है, बट उसी रिपोर्ट पे वो बयान देते जा रहे हैं जो रिपोर्ट बनी थी 2010 में। उनसे पूछिए कि उनका कौन सा नुमाइंदा, उनका कौन सा ऑफिसर यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट प्रेजेंट की जो हालात है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट कौन बना के, आप कहीं भी देख लीजिए, जो लास्ट उनकी रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की जो बनी थी यहाँ पे, वो 2010 में बनी थी। उसके बाद यहाँ पे किसी ने देखा ही नहीं कि कोई यूनाइटेड नेशन से यहाँ आके यहाँ बैठा भी है ऑफिस में। फॉरगेट अबाउट कि यहाँ पे रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा है कोई, यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को नोट कर रहा है, वो तो भूल ही जाए, कोई ऑफिस में नहीं आया उनकी 10 सालों से। अब आप बताओ। अच्छा, इन्होंने बात की है लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से भी, इन्होंने बात की कि पाकिस्तान जब फायर करता है तो वहां पे लोग कितने मुतासिर होते हैं, और जब उस तरफ से फायर होता है तो पाकिस्तान के लोग कितने मुतासिर होते हैं। इन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र भी किया है, खैबर पुख्तनख्वा का जिक्र भी किया है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र भी किया है कि कितने बच्चे यहां पर मुतासिर हुए। मतलब पिछले 1 साल का इन्होंने कहा कि 39 बच्चे ये मुतासिर हुए, जिसमें से 8 बच्चों की मौत हुई है और 31 जो है उसमें से पैरालाइज हुए हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से इन्होंने बात की। और हिंदुस्तान के हवाले से जो इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा कि 4 माह में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 7 स्कूलों के इस्तेमाल की तस्दीक हुई है। ये मतलब ये अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ने किस बेस पर ये बनाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी मैंने बात की कि ये पॉइंट्स उठाएं, और हिंदुस्तान के हवाले से भी ये पॉइंट्स, क्योंकि हम ज्यादातर, मैं, आप या जितने भी लोग होते हैं, अगर एज ए जर्नलिस्ट हम देखते हैं तो हम इसी तरह के HRCP की रिपोर्ट्स हम उठाते हैं, यूनाइटेड नेशंस की हम रिपोर्ट उठाते हैं, सिप्री की हम रिपोर्ट्स उठाते हैं। तो कोई ना कोई जराए होंगे उनके कि उन्होंने ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान या मतलब हिंदुस्तान के हवाले से बनाई है। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है ना, हम क्यों उन्हें ट्रस्ट कर। जब मैंने बोला है कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में वो कब से हैं और ऑपरेट कर रहे हैं ठीक से या नहीं, यहाँ पे तो उन्होंने 2010 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल की आप बात करें, वहां तो हम खुद गए थे, रियल कश्मीर की टीम गई थी वहां पे हमने कवर किया था। वहां के लोग बोल रहे हैं कि वहां से फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से। वहां पे उन्होंने हमें खुद वीडियोस दिखाए, और हमने, हमारे रिपोर्टर्स ने कवर भी किया ऐसी कई वीडियोस कि स्कूलों में जब बम बरस रहे हैं तो वहां से हमारे आर्मी वालों ने बच्चों को इवैक्यूएट करके सेफ जोन में ले गए।
जो उन बेचारों के स्कूलों पे जो बाहर से आके बम गिर रहे हैं, वो तो हमने वीडियोस भी दिखाए हैं। मगर क्या है कि रियल कश्मीर न्यूज है ना, कोई ये नहीं है ना, कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं है, कोई यूनाइटेड, ये कोई हम न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं है, तो हमारी कौन सुनेगा जब हम कवरेज कर रहे हैं, सच लोगों के सामने दिखा रहे हैं। उसी तरह मैंने कहा कि जो आपका साइड का लाइन ऑफ कंट्रोल है और उधर से जो है वहां पे आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि कब से यूनाइटेड नेशंस वहां पे ऑपरेट कर रही है, ठीक से कर भी रही है कि नहीं। और उसके बाद आई थिंक कलेक्टिवली इंडिया पाकिस्तान शुड वॉइस, अगर आप लोग कहते हो कि आप भी टेररिज्म के खिलाफ हो, आप भी चाहते हो कि कश्मीरी लाइव्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, कश्मीरी जिंदगियों को, उनके घरों को नुकसान ना पहुंचे, आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ये अगर नहीं मान रहा तो हमें कलेक्टिवली जाके उन्हें कहना चाहिए कि आप प्लीज अपने नुमाइंदों को भेजिए और देखिए कि करंट सिचुएशन क्या है। अब पुरानी बातों में, रेटोरिक में नहीं जाइए, लेकिन ये बात सच है कि बॉर्डर पे बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, वो बेचारे ओवरनाइट वो पैरालाइज हो जाते, ओवरनाइट हैंडीकैप हो जाते, लेकिन हमारे साइड के लोगों का कहना है कि बम उस तरफ से आती है, पाकिस्तान की तरफ से। अजय याना हमने वहां जाके कवर किया है, हमारी टीम ने वहां जाके कवर किया। जबरदस्त। आपने एक बात की कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करते, विश्वास गालिबन हम कहते हैं हिंदी में, कि हम वो नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। देखिए उसकी वजह या ना ये है ना कि अगर मैं पाकिस्तानी मीडिया से ताल्लुक है मेरा, मैं कोई चीज रिपोर्ट करता हूं तो हिंदुस्तान के मेरे बहुत सारे दोस्त कहते यार है तो पाकिस्तान का मीडिया। इवन डॉन के रिपोर्ट्स को, जो मैं कहता हूं कि बहुत अनबायस्ड रिपोर्टिंग करता है, दैट इज द ओनली न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान, कि उनके ऊपर बाकायदा लोग निशान लगाते हैं कि मतलब वो यूज करते हैं मिलिटेंट का वर्ड यूज करते हैं, जो वहां पे लोग कश्मीर के अंदर लड़ते हैं। शायद आपकी नजर से ये चीज गुजरी होगी, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग उसकी रिपोर्ट, उसके ऊपर भी बाद औकात कोई उसके अंदर रिपोर्ट आती है तो मुझे कहते हैं यार ये तो आपका पाकिस्तान का है ना, इसलिए इसने ये रिपोर्ट। मैं कह यार जब पाकिस्तान के खिलाफ ये लिखता है तो उस वक्त आप इसका यकीन करते हैं, और जब अब नहीं लिख रहा, मतलब इस चीज को पॉइंट आउट किया तो आप इसको यकीन नहीं करते। हमारा अफसोस, जी मुझे यही चीज सरप्राइज करती है, आई एम सरप्राइज्ड बियॉन्ड माय विट, के पाकिस्तान कितना भी अपनी गवर्नमेंट की या अपने ऊपर हो रहे टेररिज्म के खिलाफ हो, मगर जब वही चीज कश्मीर में होती है, दे बिकम बायस्ड। इवन इफ इट इज मलाला यूसुफजई, they become biased. I don't know why they don't see it कि एक मिलिटेंट वो होता है जो मिलिट्री से फाइट करता है, बाकायदा सामने से गोली मारता है, उसको कहते हैं मिलिटेंट जो फ्रीडम के लिए फाइट कर। लेकिन एक ऐसा शहर, एक ऐसा स्टेट जहां पे लोग डेमोक्रेसी से खुश हैं, अपने लीडरों को वोट दे रहे हैं, और वहां पे कोई आके सिविलियंस को मार रहा है, कोई सिविलियन नमाज पढ़ने जा रहा है, उसको पीछे से ठोक दिया, कोई दुकान पे खड़ा है, दो बंदे फ्रेंड्स दुकान पे खड़े, उनको पीछे से, ये आरएसएस का एजेंट है, ये मुखबिर है, ऐसे ठोक दिया। अब हाउ कैन यू, ये लोग मिलिटेंट कैसे हुए, वो चाहे कश्मीरी हो या पाकिस्तानी हो, वो मिलिटेंट कैसे हुए आप मुझे बताओ। वो तो टेररिस्ट हुए जो टेरर फैला रहे हैं, जो डर फैला रहे लोगों में। सिविलियंस को मारना कहीं पे भी या ना एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बेशक पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो। एक आम आदमी जो दुकान पे है, मार्केट में है, पब्लिक प्लेस पे है, उसको मारना किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि उसको वो मारे, सिर्फ अपनी इस अना की तस्कीन के लिए कि भाई ये मेरे साथ नहीं है या मेरे खिलाफ बोलता है। तो ये बिल्कुल आपकी बात में आपसे 100% एग्री करता हूं। अच्छा यार एक चीज और हमें नजर आ रही है, कल आपके ही एक टीवी चैनल पे एक शो में कल मैं बैठा हुआ था, तो वहां पे वो बात कर रहे थे कि एक मिलिटेंट को मारा, क्योंकि आप श्रीनगर में हैं या फिर कश्मीर तो ज्यादा, मैंने कहा कि आप बेहतर आप बता सकती हैं। उन्होंने कहा कि उसको पहले पकड़ा गया, फिर उसको ले जाया गया, वहां से एक पाकिस्तानी भी बरामद हुआ, मतलब उसने फिर फायर किया सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और उसमें 2 सिक्योरिटी के लोग जख्मी हुए और वो बंदा जो है वो मारा गया पाकिस्तानी। मैंने उस एंकर को कहा, मैंने कहा भाई मेरी बात सुने कि अगर इतना हाई वैल्यू टारगेट आपने पकड़ा हुआ था, किसी भी मिलिटेंट ग्रुप से उसका ताल्लुक था, तो क्या आप उसको उस लोकेशन पे साथ लेके जाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले? मैंने कहा यार एज ए जर्नलिस्ट ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। मेरे पाकिस्तान में एक हफ्ता पहले एक हमला हुआ बलूचिस्तान में, तो ISPR की एक प्रेस रिलीज आई, या ना मेरे लिए बड़ी हैरानगी थी, इत्तेफाक से उस दिन मेरी न्यूज थी, तो उसमें प्रेस रिलीज में लिखा हुआ था कि दहशतगर्दों ने जो हमारा FC है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी कहते हैं उसको, उनके ऊपर अटैक किया, जिसमें से 2 लोग शहीद हो गए और जवाबी फायरिंग में उनका, दहशतगर्दों का जानी और बारी जानी माली नुकसान हुआ। लेकिन ये नहीं पता किसी को कि जानी माली नुकसान क्या था। ISPR ने ये मेंशन करने की जहमत नहीं की, जो मुझे भी नहीं हजम हो रही थी वो चीज। सेम लाइक दैट मुझे कल वाली चीज, मैंने कहा यार आपने अगर उसको पकड़ लिया हैंड ग्रेनेड के साथ श्रीनगर के किसी सड़क के ऊपर, आप उसको उस जगह पे क्यों लेके जा रहे कि एक उसका AK-47 वहां पे पड़ा और एक पाकिस्तानी वहां पे छुपा हुआ है। तो इस तरह की चीजें
आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर, यकीन करें या ना यकीनन आपके जहन में भी ऐसे सवालात उठते होंगे, मेरे लिए चीज मतलब एक्सेप्टेबल नहीं थी, मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये वाली आपके लिए चीज क्या, मुझे। आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है कि उसको जो अरेस्ट कर लिया तो उसको जेल में डालो, फिर कुछ साल उसके एग्जैक्टली ऊपर सुनिए ना, तो कुछ साल उसके जी ऊपर वो चलेगी लॉ एंड ऑर्डर की, कुछ साल उसके ऊपर केस चलेगा, ठीक है। उसको बार बार बुलाया जाएगा, फिर उसको पूछा जाएगा कि तुम इंडियन बनना चाहते हो या नहीं, क्या तुम इंडिया के साथ खुश हो या नहीं, हम्म फिर उसको वो केस चलता जाएगा, वो हमारे टैक्स मनी पे खाता जाएगा जेल में बैठ के, उसके बाद बिग बॉस वाले आएंगे, उसके ऊपर स्टोरी कर उसको बिग बॉस में ले लेंगे, जैसे ही वो बाहर निकल गया उसको कंपैशन ग्राउंड्स पे इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर पता है आपको कितना कंपैशनेट है, उसको छोड़ दिया, हम्म, चलो कोई बात, अपना ही है, ही डिसाइडेड टू बी इंडियन नाउ, ही डिसाइडेड टू सपोर्ट इंडिया, फिर वो बाहर ओके निकला जेल से, फिर बिग बॉस वालों ने उसको घर में बुलाया, बिग बॉस ने उसको स्टार बना दिया। आप ये चाहते हो उसके साथ हो, आप ये चाहते हो या जो उसके साथ हुआ वो चाहते हो? क्योंकि जितना ना 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 ना, उनको, ना। उन लोगों ने जितना कत्लेआम यहाँ हमारे लोगों का या किया, ना इनोसेंट लोगों का, मैं वो मैं अपने कहता हूं, दिमाग से नहीं निकाल सकती। जो आई उसके मीन साथ टू हुआ है से, मेरे हिसाब से ठीक हुआ है, मेरे हिसाब से वो इंसाफ है, मेरे हिसाब आई से मीन टू से कि दैट इज अगर किसी को, मैं कहता हूं कि रोड के ऊपर मैंने किसी को पकड़ लिया, दुनिया का कोई लॉ ये इजाजत नहीं देता कि आप उसको जाके मतलब रोड, चलते रोड पे आप उसको गोली मार दे, कोई लॉ, दुनिया का कोई लॉ, अच्छा हो या बुरा उन्होंने हो। वो नहीं हमारे किया। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लॉज ऐसे हैं कि ऐसे लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं जेलों में से, बिल्कुल मैं इससे एग्री हूं। लेकिन मैं अगर इसको ये कहूं कि यार आप उसको जुडिशियल किलिंग शुरू कर दें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये उन्होंने एक पॉइंट है जुडिशियल, मेरा। आपने खुद कहा उन्होंने कहा जुडिशियल किलिंग किया, वो वहां पे इंट्रोस्पेक्शन के लिए गए थे, उसको लेके इंस्पेक्शन के लिए गए थे, और वहां पे उसके अपने पाकिस्तानी फ्रेंड ने उसको मार दिया। अब इसमें इनकी क्या गलती है, खुद भी तो घायल हुए हैं उसमें, उन्होंने कहा उसको शूट किया, वो तो उसको बाकायदा उसका वीडियो भी है कि उन्होंने उसको अरेस्ट किया था, उसको इंस्पेक्शन के लिए ले गए, फिर अभी उसके अपने फ्रेंड ने उसको मार दिया, तो उसमें इनकी क्या गलती है? तो हाउ कैन यू ब्लेम? ओके, इस चीज को छोड़ जाते हैं कि बिल्कुल सेम लाइक ए फिल्मी स्टोरी जो इंडियन मूवीज होती है, मतलब मैं मूवीज कम देखता हूँ लेकिन कभी कभार देखता हूँ तो इस तरह की चीजें मुझे देखने को मिलती है। पाकिस्तान में भी खैर इस तरह की चीजें ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि गलत है, वो गलत है, यहाँ पे भी गलत है और वहां पे भी गलत। अच्छा यार एक चीज आखिर में, अभी ड्रोन अटैक्स की बात करते हैं, ड्रोन अटैक्स वहां पे हो रहे हैं, बहुत सारे ड्रोन कहते हैं कि मतलब डायरेक्टली हमारा इंडियन मीडिया, हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे होते हैं, तो जब बैठे होते हैं पाकिस्तानी हो, आपको हम ये कर लेंगे, आपको वो कर लेंगे, मैं कहा भाई कर लेना यार, जब आओगे हम चाय पानी आपको पिला देंगे, कोई नहीं, आप हमारे दोस्त हो। तो मतलब ये कि ये क्या मतलब एक ट्रेंड आया हुआ है कि पिछले 2-3 दिनों से या 4 दिनों से हम ये चीज देख रहे हैं कि एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर और इस तरह की, क्या है, कोई स्ट्रेटेजी चेंज हुई है या कोई और मतलब नई लहर आ रही है? देखिए ये तो मुझे नहीं पता, ये स्ट्रैटेजी तो नहीं चेंज हुई है, बट डेफिनेटली इट इज एंगरिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडियन डिफेंस। बहुत सारे लोग मतलब इस चीज से, क्योंकि जब हमने सीज फायर की बात की है, इन्हें लग रहा है कि जस्ट बिकॉज हमने सीज फायर की बात की तो पाकिस्तान ने अब नया तरीका शुरू कर दिया इंडिया को अटैक करने का। तो ये दिस इज, आई मीन हमसे ज्यादा आई थिंक ये आप लोगों के लिए वरीसम फैक्टर है, क्योंकि अगर ये पता है वो शेर होता है ना, उसको अगर ज्यादा कर दे ना, ज्यादा छेड़ दें तो फिर वो शेर कुछ भी कर सकता है। ऑलरेडी यहाँ के लोग बार बार कह रहे हैं एक और बालाकोट करो, एक और सर्जिकल स्ट्राइक करो, वो माने या ना माने वो ठीक है, लेकिन हमें करना है। वो फाइनली पाकिस्तान जाके मीडिया में माने ना माने डैमेज तो हम करके रहेंगे। तो वो ये नहीं आई थिंक पाकिस्तान के लिए ज्यादा खौफनाक चीज है कि यहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि जब नहीं तक इंडिया इस तय तक पहुंच के, और अगर कहीं से आपके लिए खुदा ना खास्ता अगर कहीं से निकलता है कि ये पाकिस्तान, वैसे इट डज शो कि पाकिस्तान का ही हाथ है इसमें, क्योंकि इसमें जीपीएस फिट किए हुए हैं ड्रोन्स में, इसमें अच्छा आईडी प्रॉपर टारगेट के साथ इनको भेजा गया है यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन को ही उड़ाने के लिए। तो इट इज ऑब्वियस कि ये कहाँ से हो रहा है। अच्छा मगर दूसरा, अच्छा जी जी, या ना बात कर ले फिर मैं। चीज ये है कि जब हमने सीज फायर का डिसीजन ले लिया है दोनों देशों ने, तो फिर ये दूसरी तरीके से अटैक करने की क्या जरूरत है? ये मतलब पीस क्यों नहीं रख सकते, दोनों देशों के बीच में पीस क्यों नहीं रख सकते? अब ये तो जब डायरेक्शन से ही पता चलता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हमने खुद अपने एयरफोर्स स्टेशन को उड़ाया, जिस डायरेक्शन से है उसी से पता चलता है कहाँ से आया है ड्रोन। तो अब अच्छा जब जब हमें ये चीज पता है, आपको भी ये चीज पता है, तो इस चीज की मतलब उसको कहते हैं उंगली करना हमारे बॉम्बे में कहते हैं,
तो ये करना आप लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी इसमें क्या होता है, फिर एक बालाकोट होगा, फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा, फिर ये बोलेंगे कि अभी तो हम पीओके लेके रहेंगे, फिर आपके वो कौन है वो बिलावल भुट्टो बोलेंगे पहले पीओके को तो बचाओ, अब फिर उनके माइंड में फिर ये आपके जो पॉलिटिशियंस उनके माइंड में इनसिक्योरिटी आ जाएगी। तो 3-4 दिनों से बिलावल साहब जो हैं 3-4 दिन से वो कैंपेन लड़ रहे हैं, क्योंकि 25 जुलाई को वहां पे इलेक्शन होने हैं कश्मीर में, आजाद कश्मीर में। तो वहां पे उन्होंने ये बात बिल्कुल की है कि इन्होंने इमरान खान साहब ने मुकमुका किया है, एक मतलब जिसे कहते हैं कि डील की है मोदी जी से, और ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन यार एक चीज मुझे बड़ी मतलब हैरान करती है, वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी हैरान करती है कि आप लोग कहते हो कि बालाकोट में हम कर लेंगे, ये कर लेंगे। मतलब यार मुझे एक मैं ये एज ए पाकिस्तानी नहीं सोच रहा, मैं एज एक इंडिपेंडेंट पर्सन सोचता हूं कि यार कोई भी मुल्क है दुनिया का, बेशक वो छोटे से छोटा मुल्क हो, वो पाकिस्तान हो या वो अफगानिस्तान हो या वो बांग्लादेश हो या कोई भूटान छुटान या नेपाल हो, मतलब इस तरीके से जैसे चढ़ दौड़ना कि हम ये कर लेंगे हम वो करेंगे, कि ये वाली मेंटालिटी क्यों? मुझे सच्ची में मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है, मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ। देखिए, अब आप हमारे देश की गरिमा को, हमारी सॉवरेनिटी को अगर अटैक करेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ से भी अटैक करेंगे। एट द सेम टाइम ये दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहते कि हम एक अग्रेसिव नेशन है, तो ये अटैक करेंगे भी तो इस तरह से करेंगे कि चोट भी लगेगी और इनका नाम भी नहीं खराब होगा। ये आप अच्छे से जानते हैं, ये ऐसे ही करेंगे, ये चाहते नहीं हैं। तो अभिनंदन जब पकड़ा गया था तो नाम तो खराब हुआ था ना। कौन पकड़ा गया? अभिनंदन। हाँ, तो अभिनंदन पकड़ा गया, लेकिन उसको छोड़ा भी तो गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद वो तो एक बात सही है, लेकिन वो तो एक जिसे कहते हैं ये थोड़ी होता है, लोग मतलब रशिया वाले जो अमेरिकन स्पाइस को और इन तरह के लोगों को छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको कोई बस आपने पकड़ लिया तो बस ये कि सारी जिंदगी आपके पास रहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सिंबॉलिक होता है कि यार आपके पास वो बंदा आया, उसका जहाज आया या उसको आपने पकड़ लिया, ठीक है। वो कोई ये थोड़ी होता है कि आप किसी पायलट को अगर पकड़ लेंगे तो बस वो सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान में आप उसको बंद कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसी चीज तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक चीज तो नजर आई। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे बाज़ औक़ात ऐसा नजर आता है, मैं अक्सर हिंदुस्तान के दोस्तों मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं कि अभी आप जिसको हमेशा टैग करते हो कि जैसे पूरे बलूचिस्तान का जो रीजन है, जो सारे बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम्स होनी, उसका रीजन है कुलभूषण जाधव। अब उसके लिए भी इंटरनेशनल, उसके लिए भी तो ये हो गया है, मतलब आईसीजे ने बोल दिया कि इसको मिलना चाहिए लीगल काउंसिल। तो दिस जस्ट प्रूव्स कि इंडिया अगर अटैक करती भी तो इस तरह से करती है कि कोई निशान नहीं छोड़ती और इंटरनेशनली अपना इमेज भी नहीं बिगाड़ती। तो इससे खतरा किसको है बताइए? इससे खतरा तो पाकिस्तान को ही है, क्योंकि हम अपना काम भी कर जाते हैं एंड एट द सेम टाइम कोई सबूत नहीं छोड़ते पीछे, और अगर कोई सबूत पीछे रह गया तो पाकिस्तान मजबूर हो जाता है उसको छोड़ देने के लिए, तो या उसको लीगल काउंसिल देने के लिए। तो इसलिए सबूत तो जब 27 फरवरी को यकीन करो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि श्रीनगर के ऊपर हमारे जहाज चल रहे हैं और बाकायदे एक निशान बता रहे कि ये वाली ये जगह, ये वाली ये जगह। तो मैं तो कहता हूं कि अगर वो ऐसा होता, और वो भी दिन के टाइम में 11-12 बजे का टाइम है कि वो वहां पे वो चल रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि इसका कोई फायदा नहीं है आपके पास भी। वो हमारे पश्तों में कहा जाता है कि हर कोई अपने मुक्के को ना, काबली मुक्का जो होता है अफगानियों का, वो कहते हैं बड़ा मजबूत होता है, तो हर कोई ये कहता है। ठीक है, अफगानिस्तान में मतलब एक अफगानिस्तान सॉरी कह रहा हूं, हिंदुस्तान में एक पावर, एक सारी चीजें हैं, लेकिन जिनके पास ज्यादा पावर होती है उसका जिसे कहते हैं दिल बहुत बड़ा होता है और वो बहुत हौसले वाले होते हैं। ये चीज होनी चाहिए, ना कि लोग वहां पे हमारे मीडिया के दोस्त बस वो चीखो पुकार शुरू कर दे कि मोदी जी बस तुसी जहाज उड़ा के ले जाओ और चढ़ दौड़ो पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसा जी याना, थैंक यू वेरी मच। द बेस्ट सोल्यूशन इज कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लोगों का दिल जीत के ही जीता जा सकता है। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन इसमें, बिकॉज एंड ऑफ द डे या तो सिविलियंस जो बॉर्डर पे रहते हैं वो मरते हैं, या हमारे जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं आर्मी के, वो आपके हो या हमारे हो, वो मरते हैं। तो उनकी भी तो जान है, उनकी भी तो फैमिली है, तो उनके लिए हमें सोचना चाहिए कि एक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो, यूजुअली मुझे इंडिया का पता है, जो वादा करते हैं उस पे कायम रहते हैं। एज एन इंडियन आई कैन टेल यू दिस, जो हम वादा करते हैं, तो अब ये आपकी तरफ से है कि अगर आपने वादा किया है सीज फायर वायलेशन का, आपने वादा किया है पीस जोड़ने का इंडिया, तो अब आपकी तरफ है कि आप भी उस पीस को मेंटेन करें।
नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इस चीजों को हम एक दूसरे के साथ बात करके और इसको खत्म कर सकते हैं मेरे ख्याल में। अगर जिसे कहते हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और दो जर्मनी अलग अलग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न उन्होंने कर दिया, तो मेरे ख्याल में हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारी बहुत सारी चीजें आपस में मिलती हैं। मतलब एक साथ हम लोग रहे हैं, 75 साल हुए कि हम लोग अलग हुए, इससे पहले तो साथ इकट्ठे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक दूसरे को ज्यादा बेहतर हम लोग जानते हैं, तो इस वजह से ज्यादा बेहतर बातचीत भी हम खुद ही कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अमेरिका की तरफ देखें, हम सऊदी अरेबिया की तरफ देखें। उनके अपने माइंड है, अपनी सोच है, अपने तरीके से वो सारी चीजें करते हैं। थैंक यू वेरी मच याना फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बाय।